जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में। कक्षा आठ कक्षा आठ कक्षा आठ के साइंस की हम बात करेंगे। कक्षा आठ के साइंस में चैप्टर नंबर 12 की शुरुआत करेंगे हम आज। इसकी शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 12 की अध्याय, और उसका नाम है घर्षण। अब घर्षण मतलब क्या? देखो, दो पत्थर लो, क्या लो आप? दो पत्थर, और दो पत्थर को आपस में टकराओ। क्या करो? टकराओ। उससे उत्पन्न होगा घर्षण। क्या उत्पन्न होगा उससे? घर्षण। इसी को घर्षण कहते हो ना आप। जब कोई चीज़ एक दूसरे के साथ टकराती है तब वो क्या उत्पन्न करती है? घर्षण उत्पन्न करती है। इतना तो आपको पता है। चलो, आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालकों को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा ना। कहीं पे अगर रोड क्रॉस आप कर रहे हो, आपकी तरफ तेज़ी से कोई गाड़ी आए तो धीरे धीरे स्लो होती जाती है। क्या होती जाती है? स्लो। ये घर्षण के कारण होता है, क्योंकि ज़मीन और पहिए के बीच घर्षण होता है। घर्षण के कारण गति रुकती है। जब भी आवश्यकता होता है, आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद कर सकते हो। जब आपने कभी साइकिल चलाई होगी तो देखा होगा कि भाई जब भी आवश्यकता होती है तब आप साइकिल को बंद कर लेते हो। ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों होता है? क्या सोचा है कभी आपने कि वाहन मंद मंद क्यों होता है भाई? हाँ, तो भाई सोचा है, क्योंकि वो ज़मीन के साथ घर्षण महसूस करता है। क्या करता है? ज़मीन के साथ घर्षण महसूस करता है। वाहन, केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु से पृष्ठ पर गति कर रही हो, उस स्थिति में मंद हो जाती है। ठीक है। कोई भी वस्तु, आप एक बॉल को हवा में फेंको। कहाँ फेंको? हवा में। एक बॉल को कहाँ फेंको आप? हवा में। तो हवा में वो बहुत तेज़ी से जाएगा। उसी बॉल को आप ज़मीन पे रगड़ते रगड़ते फेंको तो वो धीरे धीरे जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि घर्षण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है वहाँ पे? घर्षण उत्पन्न होता है। जब उस घर्षण उत्पन्न करता है, जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाए तो अंततः वह रुक जाती है। क्या आपको फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखते हो? जैसे कि आप ज़मीन पे कोई गेंद को ऐसे सरकाओ तो एक समय आएगा जब वो गेंद वहाँ पे रुक जाएगी। केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? क्योंकि वो गति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? गति। अब यहाँ देखो, ये चुन्नू और मुन्नू दोनों केले के छिलके में पैर रख के फिसल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम पड़ता है तो इस अध्याय में से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर पाइए। तो क्या उसके घर्षण बल कम होता है और वो फिसल जाता है? चलो, घर्षण बल क्या होता है इसके बारे में सीखते हैं। हम क्रियाकलाप करेंगे। मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से धकेलिए। क्या करिए? धकेलिए। आपकी टेबल पे कोई पुस्तक पड़ी है, उसको धीरे से धक्का मार दो। आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है। आप से धक्का मारोगे तो कुछ दूर रख के किताब रुक जाएगी। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। अब इस तरफ से धक्का मारो। चित्र इस प्रकार से है ना। पहले इधर धक्का मारो, फिर इधर से वापस इधर धक्का मार देना। चलो, क्या अब इस पुस्तक के बारे में क्या इस बार ये पुस्तक रुक जाती है? हाँ, बिल्कुल रुक जाती है। क्या अब इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हो? हाँ, क्योंकि घर्षण के कारण ये किताबें रुक जाती है। क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल नहीं लगना चाहिए? इस बल को घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं इस बल को? घर्षण बल। जो चीज़ आप किसी चीज़ को ज़ोर से साइकिल चला रहे हो, ज़ोर से क्या चला रहे हो? साइकिल, और ब्रेक मारो तो टायर और रास्ते के बीच में घर्षण होगा कि नहीं? टायर और रास्ते के बीच में घर्षण होगा, इसी कारण से वो रुक जाती है। समझ में आया क्यों रुकती है वो? चलो, आपने देखा कि यदि आप बाई दिशा में बल लगाते हैं और घर्षण दाई दिशा में कार्य करता है, यदि आप दाई दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाई दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थिति में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। सुनो, मान लो कि ये है आपकी रोड। आप बाई दिशा से इस पत्थर को इस तरफ लुढ़काओ
तो धीरे धीरे लुढ़कते 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 एक टाइम घर्षण ऐसा आएगा कि ये रुक जाएगा, यानी घर्षण इस तरफ से बल लगा रहा है, यानी कि विरोध दिशा में। इस प्रकार से घर्षण हमेशा विरोध दिशा में होता है। उपयुक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठ के बीच कार्य करता है। घर्षण बल किसके बीच कार्य करता है? पुस्तक तथा मेज के बीच। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? उसने पूछा है कि भाई आपने जितने भी क्रियाकलाप किए, जितने भी क्या किए क्रियाकलाप किए, तो सब में क्या एक जैसा घर्षण लग रहा है क्या? कुछ अलग अलग लग रहा है? ये आपसे उसने पूछा है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठ के बीच का कार्य है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिपकनेपन पर निर्भर करता है? आइए पता लगाते हैं। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। घर्षण को क्या करने वाले कारक? प्रभावित करने वाले कारक। क्रियाकलाप 12.2 किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। क्या बांधना है? ईंट के चारों ओर एक डोरी। ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। यहाँ पे देखो, ये है कमानीदार तुला। गांव में देखा होगा, जब कपास वगैरह की वजन करते तो इस तुला पे करते। जैसे ही ईंट गति करता है, आरंभ करें कमानीदार तुला का पाठ्यक लीजिए। इससे आपको एक घर्षण बल की माप का प्राप्त किया जाता है कि भाई अगर कमानीदार तुला यहाँ पे है तो ये नीचे की ओर जाएगा, तो इसका वजन बढ़ाते हुए जाएगा। उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा स्पर्श के पृष्ठों के बीच लगी। ठीक है, इस प्रकार से इसको खींचो। फिर खींचोगे तो एक टाइम के बाद ये रुकना शुरू हो जाएगा। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए। क्या लपेटना है? पॉलीथीन का टुकड़ा। और क्रियाकलाप को दोबारा करो। तो पॉलीथीन क्या करता है? थोड़ा फिसलता है। तो थोड़ा फिसलता होने के कारण पॉलीथीन बहुत तेज़ी से घर्षण को प्राप्त नहीं कर पाता और गति को प्राप्त करता रहता है। इस अंतर का क्या कारण को समझाते हैं। ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। ईंट पर एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को क्या करना है? आपको वापस दोहराना है। कमानीदार तुला। कमानीदार तुला वह व्यक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगाने वाली बल को मापा जा सके। क्या किया जा सके? मापा जा सके। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके अंशागीत पैमाने पर चलते वाले संकेतक द्वारा ही जाती है। पैमाने पाठ्यक्रम द्वारा बल का परिणाम प्राप्त करते हैं। ये है पैमानी तुला, और इसमें आप जितना बल लगाओगे वो ये नीचे की तरफ आता जाएगा और उतना वजन आपको प्राप्त होता जाएगा। एक और क्रियाकलाप दिया है आपको। किसी चिपकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। चित्र 12.4 में आप देख रहे हो, जैसा कि इसमें आपने बनाया है, इसने मस्त है ना। यहाँ से आप कोई चीज़ रखो तो यहाँ से घसीट के यहाँ तक जाएगी। बचपन में किए लाए सबने ऐसा किया हुआ है। आनंद समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को नोट कीजिए, है ना। आप यहाँ पे रखो का पेंसिल का सेल, और फिर वो कहाँ तक जाता है उसकी दूरी तय करनी है आपको। मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवटें न हो। उपरांत क्रियाकलाप फिर से करो। अब मेज पर आप कपड़ा रख दोगे तो ये जो सेल है वो घसीटते घसीटते कुछ ही दूरी पे जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ घर्षण ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। समस्त क्रियाकलाप के आनंद समतल का ढलान कीजिए। किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है? तो रेती वाले में है ना।
क्योंकि मेज पे जब आप रेती डाल दोगे तो रेती से टकरा टकरा के तो अपना सेल आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो सबसे कम रेती वाले पे होता है। सेल द्वारा हर बार तय किए गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती है, इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। अपने परिणाम पर चर्चा कीजिए। क्या सेल द्वारा चली दूरी किसी पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है? हाँ, बिल्कुल उसकी प्रकृति पर ही निर्भर करती है। क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? हाँ, जितना चिकना उतना अधिक दूरी वो तय करेगा। मैं इस क्रियाकलाप को सेल पर रेल माल का दूसरा लपेट कर करूँगा। ठीक है। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं, देखने में कैसे लगते हैं? बहुत चिकने। इनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनिश्चितताएं होती है। दो पृष्ठों की अनिश्चितताएं एक दूसरे के भीतर घसी जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ की गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इन बंधन पर पार जाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ेगा। अब एक पृष्ठ लीजिए और दूसरे पृष्ठ पे उसे घसीटिए, तो पृष्ठ क्या करेगा? उसको रखेगा, रोकेगा। तो इस परिस्थिति में आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है। रुधिर पृष्ठ पर ये अनियमितताओं अधिक संख्याओं में होती है। अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। जैसे कि ये बच्चा अभी इस बड़े से बॉक्स को घसीट रहा है, तो इसको ताकत और लगानी पड़ेगी ना, ताकत की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और ताकत क्यों लगा रहा है? क्योंकि यहाँ पे घर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है, इसीलिए उसको ताकत लगानी पड़ती है। हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतबंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाए तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। तब क्या कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो? अगर कोई व्यक्ति बैठा ना हो तो हम उसको आराम से खींच सकते हैं, पर यदि कोई व्यक्ति बैठा हो तो हम उसको खींच सकते नहीं है। चित्र 12.6 देखिए। बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है। ठीक है, बॉक्स को गतिमान करने के लिए लगातार क्या करना पड़ता है? धकेलना पड़ता है। अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान, तो क्या ताकत लगती है कि नहीं? एक स्थान से दूसरे स्थान, जाहिर सी बात है ताकत तो लगेगी। जब आप किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाओगे तो ताकत तो लगेगी ही। अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाले बल संथैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होता है। तो इस प्रकार से बल लगाना पड़ता है उसको। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे स्पर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अंततः सर्पी घर्षण संथैतिक घर्षण से कुछ कम होता है ना। सर्पी घर्षण से संथैतिक घर्षण अधिक होता है और वो घर्षण इससे कम होता है। किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की उपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ध्यान दो। अगर आपके पास कोई डब्बा और वो ऐसे कैसे रुका हुआ है, फिर आपको उसको धक्का मारो, फिर आप उसको क्या करो? धक्का मारो, तो ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। पर कोई पहले से बॉक्स चलता जा रहा हो, फिर आप उसको धक्का मारो तो ताकत कम लगानी पड़ेगी नहीं, है ना। ऐसा ही होता है घर्षण के रूप में। 12.3 कर्षक हानिकारक परंतु अनिवार्य। अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से
पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए कि गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकड़ने के तेल की परत चढ़ती है, तो क्या आप उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा? नहीं, क्योंकि वो फिसलेगी अपने हाथ से। जरा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव होगा? हाँ, घर्षण जरूरी है। अगर घर्षण नहीं होता तो अपन गिलास को पकड़ नहीं पाते, और गिलास को पकड़ नहीं पाते तो गिलास गिर जाता। यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। सही बात है ना, आप पेन और पेंसिल से कॉपी में लिखते हो, तो क्या देखने को मिलता है वहाँ आपको? घर्षण देखने को मिलता है ना। जब आपके शिक्षक चौक से श्याम पट्ट पर लिखते हैं, यानी कि ये रहा आपका चौक। क्या है ये? चौक। जब इस चौक से कोई शिक्षक लिखे, क्या करे कोई शिक्षक लिखे, तभी तो घर्षण का उपयोग होता है कि नहीं। जब आपके शिक्षक चौक से श्याम पट्ट पर लिखते हैं तो श्याम पट्ट पर रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार लेता है, जो कि घर्षण का एक कारण बनता है। श्याम पट्ट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्याम पट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न हो तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जाती है, न ही उन्हें रोका जा सकता है और न ही दिशा परिवर्तित किया जा सकता है। अब मान लो कि एक रोड है और रोड पे जो भी एक ट्रक चल रहा है वो है। अब ट्रक को चालू रहने के लिए गति की आवश्यकता होगी, है ना। पहले घर्षण होगा, ये टायर इस पर घिसेगा तभी आगे बढ़ेगा, आगे की ओर आगे की ओर आगे की ओर। और रोकना हो तो क्या इस टायर और इस सड़क के बीच में घर्षण रोक देना होगा यहाँ से, तो ये गाड़ी रुकेगी। कहीं मोड़ना हो तो भी तो घर्षण के माध्यम से मोड़ेंगे। घर्षण बहुत ज़रूरी होता है। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकती, ये तो बात तो सही है। यदि वहाँ घर्षण ना हो तो अंतरिक्ष में आप कोई चीज़ छोड़ दो तो कभी भी रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ घर्षण नहीं है। क्यों नहीं रखती चीज़ें? क्योंकि वहाँ पे घर्षण नहीं है। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भी भवन निर्माण नहीं हो सकता है। घर्षण के बिना कोई भी भवन निर्माण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भवन निर्माण में भी घर्षण की बहुत ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे ये दिया माचिस जला रही है, तो माचिस के डब्बे और माचिस की तिल्ली के बीच घर्षण होगा ना। घर्षण होगा तभी तो आग जलेगी। ऐसे आग जलेगी? नहीं जलेगी। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण कैसे हानिकारक? घर्षण के कारण वस्तु घिस जाती है। सही बात है। जैसे आप अपनी चप्पल देखो तो चल चल के वो घिसने लगती है, तो ये किस कारण होता है? घर्षण के कारण होता है। चाहे वो पैच, बॉल, बियरिंग अथवा जूतों के सॉल ही क्यों ना हो। चित्र में आप देख सकते हो। अपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होगी। हाँ देखिए, घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो जाती है। अभी तो आप दो पत्थर को क्या करो? रगड़ो, तो उसमें से गर्मी उत्पन्न होगी कि नहीं? घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो जाती है। कुछ मिनट तक उनकी हथेलियों को तेज़ी से एक दूसरे के साथ रगड़िए, है ना। आपकी हथेलियों को रगड़ो एक दूसरे के साथ। आप क्या अनुभव करते हैं? तो गर्म होने लगती है। क्या होने लगती है? जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हो तो वह आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है वो। आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। देखा है ना, मिक्सर चलाते हो, कुछ मिनट चलाने के बाद उसका जार कैसा होने लगता है? गर्म होता जाता है। क्या आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण अभी हम दे सकते हैं, जैसे कि पत्थर घसीटना, गाड़ियों का चलना, ये सारे उदाहरण इसके हैं। अब यहाँ पे देखो, ये बच्ची हाथ घसीट रही है, माचिस जला रही है, तो इनमें भी ऊष्मा और घर्षण देखने को मिलता है। ऊष्मा उत्पन्न होती है वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण के उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है।
निम्नलिखित अनुभव हम घर्षण को कम करने के उपाय पर चर्चा करेंगे। है ना, घर्षण करते हो तो बहुत सारी ऊष्मा भी कम होती जाती है। तो ये था आज का लेक्चर आपका। इसके बाद का लेक्चर इसके बाद के पीरियड में करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।